और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। और संपूर्ण बाल विकास में हम क्या कर रहे हैं, बाल विकास की प्रैक्टिस के तौर पर हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। और क्वेश्चन आंसर में हम ये जान रहे हैं कि किस तरह से हमें क्या है, बाल विकास को सॉल्व करना है। और बाल विकास के थ्रू जो आपकी 75 नंबर की पेडागोजी आती है उसको कहीं ना कहीं आप सॉल्व करना सीख रहे हैं, और किस तरह से आपको ऑप्शनों को काटना है वो भी सीख रहे हैं। तो चलिए समय व्यर्थ करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो प्रेरित करना चाहिए बिल्कुल, क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सारे, जैसे मान के चलिए आपके स्कूल क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आपके जो 40 बच्चे हैं वो अगर एक साथ यानी मिलजुल के क्या करेंगे, अगर 40 टॉपिक हैं, अगर एक एक बच्चा भी कहीं ना कहीं याद करेगा तो क्या होगा, एक तो वर्कलोड कम हो जाएगा, दूसरा क्या है वो चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे। और जब हम क्या होते हैं समूह में रहते हैं, समूह में कार्य जो करते हैं, समूह में जो अपने दोस्तों के साथ चीज़ें के हैं ज़्यादा सीखते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं समूह कार्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया तो हो गई भाई, 40 के 40 बच्चे कहीं ना कहीं अलग अलग समाज से आ रहे हैं और अलग अलग समाज से आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अलग अलग उस चीज़ को दर्शाते हैं समाज के हिस्से को। तो कहीं ना कहीं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए, उदाहरण का, गैर उदाहरण, संपूर्णता, नकारात्मक पुनर्बलन। देखो, जब हम किसी भी चीज़ को लेके चलते हैं तो खासकर सीटेट में नकारात्मक पुनर्बलन की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल एंड में, यानी कि एंड में रखते हैं, क्योंकि ये एक काउंसलर के द्वारा या फिर जिसे नकारात्मक पुनर्बलन का पूर्ण ज्ञान है वही कर सकता है इस पुनर्बलन का उपयोग। नहीं तो अगर कोई पुनर्बलन यानी नकारात्मक पुनर्बलन का ऐसे ही उपयोग करेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे को क्या होगा, नकारात्मकता आ जाएगी। और नकारात्मकता आने के कारण क्या होगा कि वो कभी भी हाई ग्रोथ में, यानी कि ग्रोथ उसकी बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, उदाहरण होंगे, गैर उदाहरण होंगे, संपूर्णता होगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके 1 2 3। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाता है, यानी कौन सी कक्षा है, संरचनावादी। तो इसमें सबसे पहले क्या कटेंगे, यानी कि ऑप्शन अगर हम काटना शुरू करें तो आपका क्या होगा, केवल कट गया, वास्तविक जीवन की बात होगी ये भी कट गया, ये हो गया शास्त्रीय अनुकूल परिणाम, ये भी कट गया, संपूर्ण परिणाम यानी कि वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता, यानी कि वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता क्या है आपका, पी, यानी कि पॉजिटिव आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है, यानी कि वो क्या हो गया, क्रिएटिव बच्चा हो गया, और अक्सर नवाचार समाधान को समझता है, यानी कि यह किस तरह के उदाहरण की सोच को दर्शाता है। देखो, जब आप हो, यानी कि आपको मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम है, यानी कि ये प्रॉब्लम है, आप इसे सॉल्व करिए, तो आपके माइंड में, बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक ही सॉल्यूशन आएगा, यानी कि ये रास्ता इधर से जा रहा है तो इसी रास्ते पे चलना है। ये क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। अब क्या होगा, बहुत सा बच्चा होगा कि यहाँ पर उसे दिखाई दे रहा है कि इस तरह का रास्ता है, यानी कि इस तरह का रास्ता है मान लीजिए, और यहाँ जाना है। एक तो है बच्चा जो इस तरह सीधे सीधे जा रहा है, एक बच्चा यहाँ से उसने क्या करा, शुरुआत करी, और ये यहाँ पर जो जंगल है उसमें पार करता 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 इस जगह निकल गया, या फिर उसने और सोल्यूशन ढूंढ लिया। तो यानी कि जो कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन की जगह अनेक सोल्यूशन ढूंढ रहा है, तो वो क्या हो गया, क्रिएटिव बच्चा हो गया। और क्रिएटिव बच्चे को क्या कहेंगे हम, यानी कि एक तरह से डाइवर्जिंग थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसलिए, सॉरी, इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है उसे देखेंगे हम, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखो,
ऑप्शन को अगर हम काटना शुरू करें, चलो नीचे से आज नीचे से शुरू करते हैं। ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। पहला ही वर्ड का आपको क्या बता रहा है, और कंठस्थीकरण ये कम से कम करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को अलग वे में लेके चलता है। अवधारणा को इस तरीके से पढ़ाना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं से संबंधित स्थापित ना हो, यानी स्थापित होना चाहिए। भाई आप क्या हो यानी पॉलिटिकल पढ़ा रहे हो बच्चे को, पॉलिटिकल के साथ साथ आप हिस्ट्री भी कंबाइन कर सकते हो। अब ईवीएस के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, साइंस भी कंबाइन कर सकते हैं, एसएसटी भी कंबाइन कर सकते हैं, जीके भी कंबाइन कर सकते हैं। तो यानी कि उसको क्या है, विभिन्न अवधारणाओं के, यानी कि एक टॉपिक से लेके अनेक टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं। एक चीज़ को लेकर हम दूसरी चीज़ को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो यह क्या है, ये गलत कह रहा है। नेक्स्ट आता है आपका, विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करना जिसमें कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास ना कर सके। क्या हो गया, ना, यहाँ पर भी ना। तो क्या है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही नेगेटिव हो गए। अगर इसमें ना हट जाए, ये हट जाए, इसमें ये हट जाए, तो ये क्या बनता है, पॉजिटिव आंसर, यानी कि पॉजिटिव होंगे। अगर ये ना होता तो ठीक है, यानी कि ये वर्डिंग हटा दो और अब पढ़ो इसे आंसर को, तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया, नीचे वाला ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बचा आंसर 1, तो आंसर 1 बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा। विद्यार्थी में यानी विद्यालय में रह रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर, यानी कि हमें क्या है, ये 4 दीवारी क्या है, स्कूल आपका, और स्कूल के बाहर का जो वातावरण है उससे भी हमें जोड़ना है बच्चे को। तो यही बिल्कुल पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कक्षा में परिवेश शिक्षण शास्त्र विधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि विद्यार्थियों को यानी विद्यार्थियों में उनमें सुनिश्चित कर सके। तो उसकी बात क्या होगी, यानी कि जब हम करेंगे विद्यार्थी की बात करेंगे, तो भाई विद्यार्थी क्या है, आप ही बताओ। सीटेट, आप एक बच्चा है सीटेट की तैयारी इसलिए कर रहा है कि उसे यानी कि टीचर के लिए एलिजिबल होना है, और कहीं ना कहीं टीचर की जॉब को अच्छी जॉब मानता है कि मतलब कम टाइम में ज़्यादा सैलरी मिलती है। एक कारण वो हो गया। एक बच्चा सीटेट की इसलिए तैयारी कर रहा है क्योंकि उसका सपना है टीचर बनने का। तो जो बच्चा ये वाला है, यानी कि बी बच्चा है, ए बच्चे की तुलना में कहीं ना कहीं जो उसके टीचर के गुण होंगे, यानी कि टीचिंग क्वालिटी होगी, वो ज़्यादा प्रभावित होगी। क्यों, क्योंकि वे आंतरिक रूप से जिज्ञासु है, यानी किसी चीज़ को, यानी कि जैसे मान के चलिए आपको किसी बच्चे को मान लीजिए कि गाड़ी चलाने का शौक है, तो कभी भी यानी कि और से कहें कि बाइक चला, तो उस अगर बाइक चलाने का उसका शौक नहीं है तो जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी, तो कहीं ना कहीं वो बेमन से चीज़ों को चलाएगा, यानी बेमन से कार्य करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या है, बेमन से कार्य करते हैं। तो वही कहीं ना कहीं इसलिए उसमें जिज्ञासा की कमी रहने के कारण ही हमारी चीज़ें कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट 100% जिसे शौक कहते हैं वो नहीं हो पाती। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्न में से कौन से शिक्षण द्वारा अपनाए गए कौन से तरीके सही नहीं है। पहले कर देंगे हम अंडरलाइन। और जब त्रुटि होती है, यानी कि त्रुटि क्या होती है, त्रुटि व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, व्यक्तियों के जीवन में एक सुधार लाने के लिए, व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं जो संकल्पना है वो पूरे ज़िंदगी याद रखने के लिए बहुत मदद करती है। आपने क्या है, पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा, ठीक है, तो पहली बार जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो आप गिरे भी होंगे। अब जब गिरे होंगे तो क्या हुआ होगा, आपको थोड़ी बहुत चोट भी लगी होगी। तो अगली बार आपने क्या होगा, जो हैंडल आपने पहली बार हिलाया डुलाया था, इधर उधर करने की वजह से आपको चोट लगी थी, तो वो अगली बार क्या होगा, वो आपको पता चल जाएगा अगर मैं इधर उधर करूँगा तो ये हैंडल इधर उधर हो जाएगा और मुझे चोट लग जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आपने क्या करा, सीखा। अब वही जो रोल है वो आपको मोटरसाइकिल में भी काम आ गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, त्रुटियाँ क्या होती हैं, त्रुटियाँ ज्ञान को यानी कि ज्ञान प्रदान करने के एक साधन के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, त्रुटियों के प्रतिरूप को खोज करना। अच्छा जी, यानी कि 27वां क्या कह रहा है आपका आंसर, पहला क्या कह रहा है,
चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अधिगम में कमियों के बारे में जानने के कारण को त्रुटियां होती हैं, यानी कि आप जब कारण जानोगे तो आप क्या करोगे, चीज़ों को भी समझोगे, तो चीज़ों को समझोगे तो ये भी आपका कहीं ना कहीं सही चीज़ हो गया। विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल बात है। विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर देना, और ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। यानी कि जब हम क्या करते हैं, चीज़ों को चर्चा करे बिना कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में अपनाते हैं, पाठ्यक्रम के को कक्षा में इस तरह के इन्वॉल्व करते हैं, तो ये चीज़ें क्या होती रहती है, गलत। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव आंसर होना चाहिए हमारा, तो ये हो जाएगा आज का आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो प्रेरित करने वाली जब बात आती है तो आपको मैंने कई बार बता चुका है कि प्रेरित करने में हमें क्या करना चाहिए, उसके मैं यानी कि अभिमुखीकरण, यानी कि मेहनत अभिमुखीकरण की बात आती है, तो इसके यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, मैस्ट्री ओरिएंटेड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन से अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो कोशिका विद्यार्थियों के योग्यता, दंड, और यानी कि दंड तो कहीं से कहीं तक भी सीटेट के आंसर में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आंसर को छोड़ के, तो सॉरी नेगेटिव क्वेश्चन को छोड़ के। तो दंड खत्म हो गया, ठीक है। अब दंड खत्म हुआ तो बचा कौन सा, यानी इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा अधिगम सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तो इसमें क्या हो जाएगा, दंड कट गया और आपका कोशिका भी कट जाएगा, मसल्स भी इंपॉर्टेंट है, यानी विद्यार्थियों की सहभागिता और यानी अभिसंज्ञानात्मक, तो अभिसंज्ञा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा क्या निभाता है, यानी कि आपकी सक्रिय भागीदारिता निभाता है। तो यानी कि सक्रिय यानी कि भागीदारी, भूमिका, इस तरह की जो चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं जब इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाए तो पॉजिटिव आंसर ही आपको देखने को मिलेगा, सक्रिय, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।